गुड मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। पंजाब कांग्रेस में घमासान को लेकर कांग्रेस हाईकमान की तरफ से गठित 3 सदस्यों की कमेटी की आज दिल्ली में पहली बैठक होने जा रही है। पार्टी आला कमान की तरफ से बनाई गई इस कमेटी में हरीश रावत, मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी अग्रवाल शामिल हैं। बैठक में तीनों सदस्य शामिल होंगे। पहली बैठक आज उस कमेटी की होने जा रही है जिसका गठन पार्टी आला कमान की तरफ से किया गया है। पंजाब कांग्रेस में जो विवाद है उसे सुलझाने के लिए तो आज पहली बैठक जो होगी वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 3 सदस्यीय कमेटी में हरीश रावत, मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी अग्रवाल का नाम शामिल है जो आज पहली बैठक दिल्ली में करने जा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह को सुलझाने के लिए आलाकमान में बेशक 3 मेंबरी कमेटी बनी हो, लेकिन भोआ से कांग्रेस विधायक जोगिंदर पाल का दावा है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। परिवार का मसला परिवार में ही सुलझा लिया जाएगा। पर जिहड़ी लड़ाई है ये परिवारां दे विच लड़ाइयां होंदी रहिंदियां ते परिवारां दे विच ही सुलझाई जांदियां। बाकी रह गई धड़ियां दी गल, पार्टी दे विच धड़ेबाजी वाली कोई ऐसी गल नहीं। जे बाजवा साहब की कोई गल करे तो इतने जिन्हें पोस्टर मैं लगाए दे तुसीं पोस्टर देख सकते हो। सीएम साहब की फोटो भी आ गई है, जाखड़ साहब की फोटो भी आ गई है, हरीश रावत जी की भी फोटो आ गई है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की भी फोटो आ गई है। ये जिहड़े धड़ेबाजी वाली कोई गल नहीं हैगी, सारे आपां कांग्रेसी हैं। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत में रह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगा है। इसके लिए पंजाब में जालंधर और हरियाणा के फरीदाबाद समेत देश के 13 जिलों में रह रहे शरणार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इनमें हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट लोग शामिल हैं। इसे लेकर केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है जिसके मुताबिक नागरिकता अधिनियम 1955 और 2009 में कानून के तहत बनाए गए नियमों के तहत इस आदेश के तत्काल लागू किया जाएगा। हालांकि 2019 में लाया गया नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए के तहत नियमों को अभी तक तैयार नहीं किया गया। सीए के मुताबिक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उन गैर मुस्लिम उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे। पाकिस्तान में सिखों को धमकी मिलने से जुड़ा है पूरा मामला। एसजीपीसी अध्यक्ष बीबी जागीर कौर की पाकिस्तान सरकार से मांग है। मामला काफी गंभीर है, संजीदगी दिखाए पाकिस्तान सरकार। पाकिस्तान में सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बीबी जागीर कौर की तरफ से ये बात कही गई, ये मांग की गई पंजाब सरकार से, पाकिस्तान सरकार से मांग कीजिएगा। एसजीपीसी की अध्यक्ष बीबी जागीर कौर की तरफ से पाकिस्तान सरकार से मांग की गई है कि पाकिस्तान में सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित करे इमरान सरकार। ये बेहद गंभीर मामला है, उसे उसी तरह से लिया जाना चाहिए। और पंजाब सरकार की तरफ से बिजली बिल में कमी के मुद्दे पर विरोधियों की प्रतिक्रिया आई है। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलतार संधवा ने कहा कि जब कैप्टन सरकार को चुनाव की याद आती है तभी काम करती है। तो वहीं यूथ अकाली दल के अध्यक्ष परमबंस सिंह बंटी रोमाना ने सरकार पर सियासत करने का आरोप लगाया। मैं तो कहना भी हर साल इलैक्शन होने चाहिए। जे इलैक्शनां दा सेक आउण लग्या तो कैप्टन सरकार ने माड़ा मोटा रेट घट करने की कोशिश की ते इन्हां नूं पुछना चाहिए पिछले साल 28 मई नूं ही अज जदों तुसीं घट कीते आ इसे साल ही तुसीं 10 रुपये किलोवाट दे वधाए सी पिछले साल ते किन्ने वारी तुसीं 4.5 सालां च रेट वधा सके हो ते हुण तुसीं ये समझदे हो भी जिवें जवाकां नूं एक जेब चों कढ के दूजी जेब च पा जवाक खुश हो जू। हुण पंजाब दे लोग बहुत सियाणे हो गए कैप्टन साहब, हुण तुहाडीआं चालां ਜਿਹੜੀਆਂ आउणगीਆਂ। कैप्टन साहब सानू लॉलीपॉप नहीं चाहिए, सानू भी चीकू ते सीताफल खवा दिओ। लॉलीपॉप का की फायदा 5 पैसे यूनिट 10 पैसे यूनिट छड्डण दा। जदों दी सरकार बनी है मैनू लगदा 16 के 17 वारी बिजली दे रेट वध चुके।
ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 10 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਹੋਣੀ। ਅੱਜ 10 ਰੁਪਏ 11 ਰੁਪਏ यूनिट होए पे है। पंजाब सरकार ने कोरोना काल में बिजली के दामों में कटौती की है। बिजली सस्ती करने पर पंजाब की जनता की क्या राय है, आपको दिखाते हैं। मोगा, मानसा, बठिंडा, लुधियाना और संगरूर और फरीदकोट की जनता की राय। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਵਰਗ ਆ ਜੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਹੁੰਚਣਾ 50 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਾਤਰ 1% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਵੇ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਘਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ 50 ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਕਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ 'ਚ 1 ਰੁਪਇਆ ਘਟਾਇਆ ਹੈਗਾ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 100 ਚੱਲਦੇ 200 ਚੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ 9 ਤੋਂ 11 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ 1 ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਲਿਆ ਵਾ। ਜੇ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਜੁੜਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਆ 10-20 ਪੈਸੇ 50 ਪੈਸੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਗੜਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੈ और ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ गवर्नमेंट ਨੂੰ थैंक यू कहने हैं, बहुत अच्छी गल है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें, भारतीय चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओज और नोडल अधिकारियों के साथ वोटर सूची से संबंधित समीक्षा बैठक की। बैठक की अध्यक्षता भारतीय चुनाव आयोग के सचिव जनरल उमेश सिन्हा की तरफ से की गई। बैठक का मकसद राज्यों की वोटर सूची को पूरी तरह दुरुस्त करना और चुनाव प्रक्रिया में शामिल नए नियम और शर्तों के बारे में जानकारी देना था। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब से डॉक्टर एस करुणा राजू और अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी माधवी कटारिया बैठक में शामिल हुए। 26 जनवरी को लाल किले पर हुए हिंसा मामले में दायर पुलिस की चार्जशीट पर सुनवाई 17 जून के लिए टल गई है। आरोपियों के खिलाफ एपिडेमिक डिजीज और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे के लिए जरूरी मंजूरी न मिलने के कारण कोर्ट ने मामले का संज्ञान नहीं लिया। सरकारी वकील ने कहा कि जल्द ही कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। और संयुक्त किसान मोर्चे की सिंघू बॉर्डर पर बैठक हुई। इस बैठक में आंदोलन को तेज करने पर चर्चा की गई। बैठक में किसान नेताओं ने तय किया कि 5 जून को बीजेपी सांसदों और विधायकों के घर के बाहर कृषि कानून की कॉपी जलाएंगे। साथ ही तय किया कि जिन इलाकों में बीजेपी के सांसद और विधायक नहीं हैं, वहां जिलाधिकारी के कार्यालय पर जाकर विरोध जताया जाएगा।
फरीदकोट के कस्बा जैतो के नजदीक गांव मता में बिजली विभाग और किसानों के बीच टकराव हो गया। टकराव की वजह किसान के खेत से बिजली की लाइन निकालना बताया जा रहा है। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई तक हो गई। वहीं किसान बलदेव सिंह ने जहर निगल लिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया। साथ ही किसानों पर बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के आरोप लगे हैं। खेत से बिजली की लाइन निकालने को लेकर पूरे विवाद की शुरुआत हुई। फरीदकोट में दो पक्ष आमने सामने हो गए और किसान की तरफ से इसके विरोध में जहर निकाल लिया गया। तो ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको कहासुनी के बाद किस तरह से हाथापाई हुई किसानों और बिजली विभाग के लोगों के बीच में। गुस्से में आकर किसान की तरफ से जहर निकल लिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को हिरासत में लिया गया। गुंडागर्दी जो बंदे ने की है उन्हें आपदे घरों डांगा चक के एसडीओ साहब ते हमला किया। SHO उत्थे मौजूद सी उत्थे जैतो दा SHO भी मौजूद सी। ओदी रहनुमाई हेठ भी मान लो ओदी प्रोटेक्शन लैके एसडीओ साहब गए सी, पर फिर भी अज जा घटना काम वापरिया जो असीं इहदी बहुत निंदा करते हैं। ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। श्री कीरतपुर साहिब में बीजेपी नेता मास्क वितरण के लिए पहुंचे थे, लेकिन किसानों के विरोध की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। हालांकि इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। किसानों ने बीजेपी के विरोध में नारेबाजी भी की। किसान आंदोलन के चलते पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर स्थित शंभू टोल प्लाजा बीते 25 दिसंबर से बंद है। टोल एजेंसी इंचार्ज के मुताबिक टोल बंद होने से केंद्र सरकार को अब तक 60 करोड़ का नुकसान हो चुका है। यहां से वाहन बिना टोल टैक्स दिए गुजर रहे हैं। वहीं टोल प्लाजा के नीचे किसानों ने डेरा डाल रखा है, जिनका कहना है कि सरकार कृषि कानूनों को रद्द कर दे तो वो भी टोल प्लाजा से हट जाएंगे। पंजाब में कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में पंजाब में 3,724 नए मामले आए सामने। एक दिन में कोरोना के 148 मरीजों की जान गई। इसके अलावा 24 घंटे में कोरोना के 6,797 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद पंजाब में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 44,964 हो गई। वहीं अब तक पंजाब में कोरोना के 5,651 मरीज ठीक हुए। पंजाब में अब तक कोरोना के 14,180 मरीज दम तोड़ चुके हैं। ये पंजाब की पूरी कोरोना रिपोर्ट आपके सामने। बात अब हरियाणा की। 24 घंटे में कोरोना के 2007 नए मामले आए हैं सामने हरियाणा में, जबकि 5,025 मरीज ठीक हुए। एक दिन में 96 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। ये हरियाणा राज्य का कोरोना का आंकड़ा आपके सामने। योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथी के इलाज पर सवाल उठाए तो आईएमए नाराज हो गया। बाबा रामदेव ने कोरोना बीमारी में एलोपैथी इलाज को फेल बताया। मामला इतना तूल पकड़ गया कि बाबा के बयान वापस लेने के बाद भी आईएमए ने मानहानि का 1,000 करोड़ का नोटिस थमा दिया। बाबा रामदेव के मुद्दे पर अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी कूद गए। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों अपनी अपनी जगह सही है। ऐसे में संकट की इस घड़ी में मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। आयुर्वेद और एलोपैथिक की जंग जोरदार। आईएमए की बाबा रामदेव के खिलाफ एक्शन की मांग। बाबा के विवाद पर अनिल विज चाहते हैं सुलह। कब दोनों के बीच खत्म होगी कलह। आयुर्वेदिक वर्सेस एलोपैथिक। कोरोना संकट के बीच देश में आयुर्वेदिक और एलोपैथिक की जंग अब और जोरदार हो गई है। आईएमए बाबा रामदेव को कतई बख्शने के मूड में नहीं है। एलोपैथिक डॉक्टरों ने रामदेव के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। साथ ही 1,000 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भी रामदेव को भेजा गया है। हालांकि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बाबा रामदेव और एलोपैथी को लेकर चल रहे विवाद पर कहा कि ये विवाद थमना चाहिए।
सभी पैथी अपनी अपनी जगह सही है। इनका लड़ना गलत है। दोनों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। नहीं, ये गलत है और ये थमना चाहिए। सभी पैथियां अपनी अपनी जगह ठीक है। एक दूसरे को गलत कहने की बजाय एक दूसरे की सहयोगी पैथियां बननी चाहिए। क्या मजबूरी है सरकार की कि बाबा रामदेव के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही सरकार? मुझे लगता है कि बाबा रामदेव को सरकार फायदा पहुंचाना चाहती है और वो डॉक्टरों का अपमान कर रही है। हालांकि ये जंग छिड़ी बाबा के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कोरोना के लिए दी गई एलोपैथिक दवाइयों को फेल करार दिया था। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। आप कहेंगे फिर? मैं कहता हूं एलोपैथी साइंस पूरी खराब नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है। उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले जो अलग अलग जो मेडिसिन्स हैं, झूठी रिसर्च है, उनका विरोध है। हालांकि बाद में बाबा रामदेव ने अपना बयान वापस ले लिया था, लेकिन उनके एक पुराने वीडियो ने आईएमए को फिर से नाराज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। खैर, संकट की घड़ी में लड़ने के बजाय एकजुट रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1523 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 3148 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 24 घंटे में 64 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। राज्य में कुल एक्टिव केस 18,495 हैं। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में 31 मई से कोरोना कर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया है। 31 मई से सभी सरकारी दफ्तर खुल जाएंगे, लेकिन कार्यालयों में केवल 30% स्टाफ के आने की अनुमति रहेगी। कार्यालय सप्ताह में केवल 5 दिन ही खुले रहेंगे। शनिवार और रविवार को कार्यालय बंद रहेंगे। इस संबंध में कार्यालय के मुखिया रोस्टर जारी करेंगे। सभी दुकानें अब हफ्ते में 5 दिन हर रोज 5 घंटे के लिए ही खुलेंगी। दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। दैनिक जरूरतों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी तरह की दुकानें शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी। जो रिलैक्सेशन का जो दौर हमारा जो है वो शुरू होगा दुकानों के लिए, और उसमें 5 घंटे की रिलैक्सेशन उसमें उपलब्ध की जाएगी। दूसरा, जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह उसके बारे में हमने कहा कि 5 तक हम हमने कैबिनेट रखी है और 5 तारीख को हम उन सारे विषयों को लेकर के विचार करेंगे। ऑफिस में जो प्रेजेंस तो 30% जो प्रेजेंस के साथ वर्किंग शुरू करेंगे, ये भी हमने निर्णय लिया। कोरोना कर्फ्यू के चलते हिमाचल प्रदेश में लगी बंदिशों के कारण टैक्सी ऑपरेटर्स को घर चलाना मुश्किल हो गया है। कमाई न होने के कारण शिमला के एक टैक्सी ऑपरेटर सचिन ने बालूगंज में अपनी गाड़ी के अंदर ही फल बेचने शुरू कर दिए। सचिन ने बताया कि वो 7 साल से टैक्सी चला रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू के कारण कोई काम नहीं है। कालका में उनके परिचय टैक्सी ऑपरेटर इनोवा गाड़ी में फ्रूट और सब्जी बेच रहे हैं। इनकी देखा देखी में परिवार पालने के लिए टैक्सी में फ्रूट और सब्जी बेचने का फैसला लिया गया। गाड़ी में किस्तें देनी भी बहुत मुश्किल हो चुकी है। गवर्नमेंट सरकार ऐसा करती है कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करती है। अब यहाँ पे कई ऐसे ऑपरेटर हैं जिन्होंने महीने से गाड़ियाँ नहीं चलाई है। डलहौजी के 2 युवा कुबेर खन्ना और अनहद शर्मा ने एक पोर्टल बनाया है, जिसे एसडीएम और एसएमओ ने लॉन्च किया। डॉक्टर विपिन ठाकुर ने बताया कि पोर्टल डेडिकेटेड कोविड सेंटर में इलाज करा रहे मरीजों की मदद करेगा। मरीजों के परिजन घर बैठे ही अपने मरीज की पूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे। 2 युवा लोग हैं जिनका नाम एक कुबेर खन्ना है और अनहद शर्मा है। इनके सहयोग से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से जो मरीजों के परिजन हैं वो घर बैठे ही जो पोर्टल सिस्टम है, ई पेशेंट चेक है, उसके माध्यम से इनकी जो पेशेंट्स के बारे में जो जानकारी है वो जुटा सकते हैं। यहाँ पे सर जितने भी जो कोविड के पेशेंट एडमिट है ना, उनका अगर घर से कोई भी रिलेटिव आता है तो वो डायरेक्ट उनसे मिल नहीं सकता, तो उनके बारे में जो भी डिटेल है, ठीक है, उनके बारे में उनका स्टेटस क्या है, मतलब कितना उनका ऑक्सीजन लेवल है, ठीक है ना, कैसे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बारे में सर पूरी जानकारी वो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे सर टोल फ्री नंबर भी दिया है, ठीक है, उस पर वो मतलब कॉल करके हमसे उनका स्टेटस भी पता कर सकते हैं सर।